अमेरिकी भारत 2+2 के तहत कई समझौतों पर हस्ताक्षर, रक्षा क्षेत्र में साझा करेंगे तकनीक। चीन के मुखपत्र में दिखी चीन की टेंशन। सोनिया गांधी ने बिहार और केंद्र सरकार को बताया बंदी सरकार। तेजस्वी ने जातिवाद के बाद प्याज की कीमतों को लेकर दागे सवाल, केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल पर 6 रुपए तक बढ़ सकती है एक्साइज ड्यूटी। 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। सब्जियों के दाम में भारी उछाल, प्याज के साथ रुला रहा आलू और टमाटर। रिटेल विक्रेताओं ने कम किया सब्जी खरीदना। फ्रांस के खिलाफ लामबंद हुए खाड़ी देश, फ्रेंच उत्पादों का बहिष्कार। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीमें घोषित। वनडे T20 में केएल राहुल उप कप्तान, रोहित शर्मा नहीं है शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर भारत आ चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए आ रहे हैं। भारत और अमेरिका मंगलवार को बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। LAC पर तनाव के बीच दोनों देशों में होने जा रहे इस समझौते से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की टेंशन बढ़ जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये समझौता और कैसे इससे देश की ताकत बढ़ने वाली है। एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका और दूसरे कई देश भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में साथ आ रहे हैं। इजराइल पहले ही कह चुका है कि भारत पर हमला होता है तो यह हमला इजराइल पर माना जाएगा और इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी परिस्थिति और इलाके में जंग करने को तैयार है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और भारत के उसको रोक देने के कदम को देखते हुए प्रभावित अमेरिका ने न सिर्फ चीन को चेतावनी दी है बल्कि भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को भी भविष्य की जरूरत बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत दौरे पर हैं। अमेरिका के ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर ने सोमवार को मुलाकात के दौरान इस बात पर संतोष जाहिर किया कि दोनों देशों के बीच मंगलवार को BECA हस्ताक्षर किया जाएगा। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने बिहार और केंद्र की सरकारों को बंदी सरकार करार दिया है। इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सरकार अहंकार में डूब चुकी है और अपने रास्ते से भटक गई है। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि एनडीए सरकार की ना तो उनकी करनी अच्छी है और ना ही कथनी। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मजदूर आज भी मजबूर ही है, किसान आज भी परेशान है, नौजवान आज भी निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया गया है। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। उन्होंने इसे आज के बिहार की पुकार बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। कल ही उनकी 2 रैलियां आयोजित की गई। बता दें कि आने वाले दिन पर ही उनकी 2 रैलियां आयोजित होने जा रही हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करती हूँ। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। न उनकी करनी अच्छी है न कथनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति
लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ यही है आज बिहार की पुकार। तो बिहार चुनाव को लेकर अब प्रचार का दौर थम चुका है और मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी है। जी हाँ, पहले चरण के मतदान यानी कि जो 28 अक्टूबर को होने थे, कल का वो दिन है जब पहले चरण के मतदान होंगे। उसी को लेकर तेजस्वी यादव का क्या कहना है आपको बताते हैं। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बताया कि आज शाम 7 बजे प्रदेश के युवाओं से नौकरी संवाद करेंगे। तेजस्वी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। महागठबंधन और राजद के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। इस पर भाजपा और जदयू लगातार हमलावर है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने तेजस्वी के बयान को हास्यास्पद बताया है। लगातार पूछा जा रहा है कि नौकरी देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। बिहार के पास फिलहाल इतने संसाधन नहीं है। हालांकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में 19 लाख रोजगार के अवसर का सृजन करने का वादा किया है। बिहार चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू पर लगातार हमले बोल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। तेजस्वी प्याज की माला लेकर प्रचार में उतरे। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि यूपीए के राज में महंगाई बढ़ने पर प्याज की माला पहनकर घूमने वाले बीजेपी के नेता अब कहां हैं और सीएम नीतीश कुमार क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा, प्याज की कीमत आज 100 रुपए के करीब पहुंचने वाली है। बात करेंगे आम इंसान की जिंदगी को लेकर, क्योंकि पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। आम आदमी को जल्द एक बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने मई महीने के दौरान पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था। तब से आज तक पेट्रोल पर टैक्स बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर टैक्स 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाए जाने से क्रूड के सस्ते होने का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा, बल्कि उन्हें पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लामिक देशों के खिलाफ बयान को लेकर इस्लामिक जो देश हैं उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के एक बयान के खिलाफ उधर इस्लामिक देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यों मोर्चा खोला है, इस खबर में बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद संबंधी बयान को लेकर मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों से फ्रांस निर्मित सामान को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सोमवार को तुर्की के आह्वान पर कई खाड़ी देशों ने फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। कुवैत में रिटेल चेन चलाने वाले समूह ने अपनी दुकानों से फ्रांस की कंपनियों के फ्रेंच प्रोडक्ट्स हटा लिए हैं। अरब जगत की सबसे बड़ी इकोनॉमी रियाद में है, जहां फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हुआ है, जहां रविवार को इससे संबंधित हैशटैग ट्विटर चार्ट पर दूसरे नंबर पर रहा। इससे पहले तुर्की ने सोमवार को सभी देशों से अपील की थी कि वो फ्रांस निर्मित सामान का बहिष्कार करें। तुर्की का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम का अपमान किया है। इसके जवाब में फ्रांस सरकार ने इस अपील को कट्टरवादी सोच का नतीजा बताया था और तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। दरअसल सीरिया के युद्ध से ही तुर्की और फ्रांस के बीच रिश्ते खराब हो गए थे
और अब नागोर्नो काराबाख के युद्ध के दौरान भी दोनों देश खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई दिए हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की। तो बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीमों का ऐलान कर दिया है। आईपीएल में कई युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के कारण टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। तीनों ही फॉर्मेट के लिए विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है, जबकि केएल राहुल उप कप्तान होंगे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल के बाद 3 T20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम का चयन किया। चयनकर्ताओं ने चोटिल रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम में चयन नहीं किया। कोरोना काल में भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार कोई द्विपक्षीय मुकाबला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। बात करेंगे सब्जियों के दामों को लेकर। जहां एक तरफ प्याज के दामों की चर्चा चल रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ अन्य सब्जियां भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। हरी सब्जियां इन दिनों आम जनता की पहुंच से बाहर होती नजर आ रही है। इस कारण रसोई में थाली का स्वाद बिगड़ता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके दाम 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि आलू भी 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, अरबी और अन्य सब्जियां भी महंगी होने के कारण लोग अब दालों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब तक 43,000 टन प्याज बाजार में उतारा जा चुका है। नवंबर के पहले सप्ताह तक ये करीब 22,000 टन प्याज और बाजार में उतरेगा। माना जा रहा है कि उसके बाद नाफेड का स्टॉक लगभग खत्म हो जाएगा। सरकार के दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए किलो तक की कमी नजर आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसकी जानकारी सभी को दी गई है। सरकार ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके अलावा निर्यात पर रोक के साथ ही आयात बढ़ाने के भी उपाय किए गए हैं। सरकार के दखल के एक दिन बाद उत्पादक क्षेत्रों में भी कीमतों की नरमी आई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लासलगांव में इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई है और ये 51 रुपए किलो पर आ गया है। लासलगांव एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चेन्नई में थोक प्याज की कीमतें 23 अक्टूबर को 76 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर 24 अक्टूबर को 66 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसी तरह मुंबई, बेंगलुरु और भोपाल में भी दरें 5 से 6 रुपए प्रति किलो गिरकर क्रमशः 70 रुपए प्रति किलोग्राम, 64 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अगर अब दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि त्योहारी सीजन भी आ चुका है। और पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में पराली लगातार जलाई जा रही है, जिसका भारी असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली वालों को स्मॉग और घातक हवाओं से निजात नहीं मिल पा रही। आज सुबह आनंद विहार में AQI 405 दर्ज किया गया। इसे गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। इसके अलावा रोहिणी, द्वारका और ITO पर AQI बहुत ही बुरी स्थिति में है। राजधानी में हवा का स्तर दिन भर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस वजह से अधिकतर इलाकों में स्मॉग की चादर छाई रही। हॉटस्पॉट मुंडका में AQI 423, जहांगीरपुरी में 416 और बवाना में 422 रहा, जो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि शाम तक यहाँ हवा गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में आ गई। सफर के आंकड़ों के अनुसार निचली सतह पर वायु की गति कम होने और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख से राजधानी में प्रदूषण बढ़ा रहा है। यही वजह है कि रविवार को भी पराली के जलने के कारण PM 2.5 की प्रदूषण में हिस्सेदारी 19% रही, जबकि शनिवार को पराली जलाने की 867 घटनाएं दर्ज की गई हैं। राजधानी में कई जगहों पर 36 वायु मानक स्टेशन लगे हैं। वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान छेड़ रखा है। इससे प्रदूषण में 15 से 20% की गिरावट होने का अनुमान है। जहां एक और देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से एक खबर ऐसी आई है जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, बेटी को पहले अगवा करने की कोशिश की गई और जब उसने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
आज सुबह ही चेकिंग के दौरान बाइक को रोकने पर कुछ लोगों ने होमगार्ड पर फायरिंग कर दी। वहीं शाम होते होते पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये लड़की निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में एग्जाम देने आई थी। जब वो एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो i20 कार पर सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। ऐसा नहीं था कि जब युवती के साथ वारदात को शोहदे अंजाम दे रहे थे तो कोई वहां मौजूद नहीं था। सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपियों को पकड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। सरेआम हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और अब जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात तो कह रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। वहीं ग्रामीणों ने युवती के हत्या के आक्रोश में फरीदाबाद सोना मार्ग पर जाम लगा दिया है और आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम जानते हैं आप उनके? मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, नहीं देखा जी सबने। मैं तो नौकरी करता हूँ दूर। पहले भी मामला बना तो नाम तो पता होगा। हाँ जी, वो आसिफ लड़का था जी। कहाँ का है? तौसीफ। कहाँ का है? पता नहीं इधर का ही है जी, कहीं का वो एड्रेस सारा लिख रहा होगा, पहली FIR में होगा सारा ही। हमें तो ज्यादा पता भी नहीं है इसका। हाँ, निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। कहाँ की रहने वाली लड़की? और ये लड़की अपना घर संजय कॉलोनी की रहने वाली है और तौफीक जो है वो सोने का रहने वाला है। तो क्या कुछ पता चल पाया किस बात को लेकर के मारी है? अगर जो CCTV की बात करें तो क्या कुछ? तो CCTV में तभी उसका गाड़ी देख रहे हैं, अभी गाड़ी का नंबर आने वाला, अभी कैमरे जोन से हैं गली के, वो देख रहे हैं। उधर उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में आइजोल नगर निगम क्षेत्र ने लॉकडाउन की घोषणा की है। मिजोरम सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने बताया कि मंगलवार सुबह 4:30 बजे से 3 नवंबर 4:30 बजे तक आइजोल नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। DIPR ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोमवार को राज्य के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें आइजोल नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने को लेकर फैसला किया गया। राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से किसी की भी मौत नहीं हुई है। इस बीच मिजोरम सरकार ने स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए खोले गए स्कूलों को दोबारा बंद करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों को 16 अक्टूबर को खोला गया था। बता दें, देश में अब तक कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की तो 1,20,000 के पार ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। बात करेंगे अब वेस्ट बंगाल की, जहां पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के अपराधी तत्वों ने बच्चू बेरा की हत्या की, जो कि भाजपा कार्यकर्ता थे। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने आरोपों को खारिज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है, अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि बेरा रविवार को दोपहर से लापता हो गया था और सोमवार शाम को दतन इलाके में उसके गांव के पास ही एक पेड़ से शव पाया गया। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बयान में कहा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता बच्चू बेरा की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने की है। हमें अब न्याय चाहिए। वो कल शाम से ही लापता थे और आज उनका शव पेड़ से लटकता पाया गया। हम हिंसा की निंदा करते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अध्यक्ष अजीत मैती ने कहा कि हमने सुना है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था और नशे का आदी था।
पुलिस को मामले की जांच करने दीजिए। हम भाजपा द्वारा हर मौत के मामले में राजनीतिकरण की निंदा करते हैं।